हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। ऑडियो वीडियो बता देना। गुड मॉर्निंग जगन्नाथ, सिद्धार्थ, मनोज, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हेमा, वंश, गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता दीजिए ताकि क्लास को स्टार्ट किया जाए। कल हम लोग लेस्ट कर रहे थे, मतलब लेस्ट करने वाली थी मैं। ओके, यहाँ से मैंने आपको बोला था कि पहले लेस्ट वाला कंजंक्शन स्टार्ट करवा दिया जाए। ठीक है, ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। ठीक है ना, चलो लेस्ट वाला करते हैं। लेस्ट लेस्ट वॉइस थोड़ी देर के लिए एको होता है। ठीक है, वॉइस थोड़ी देर के लिए एको होता है, फिर ठीक हो जाता है। जैसे क्लास स्टार्ट होता है ना, थोड़ी देर के लिए वॉइस एको होता है, उसके बाद फिर ठीक हो जाता है। तो टेंशन नहीं लेना है उसके लिए। चलो स्टार्ट किया जाए। थोड़ी देर के लिए एको होता है, फिर ठीक हो जाता है। पहले मुझे बताओ कि सब ठीक है ना, ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर है तो स्टार्ट किया जाए। कल मैं आपको लेस्ट बता रही थी। लेस्ट इज इक्वल टू, वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेस्ट इज इक्वल टू अदरवाइज। लेस्ट का मतलब भी अन्यथा, अदरवाइज का मतलब भी अन्यथा, और एल्स का मतलब भी अन्यथा। ठीक है, और ये दोनों कंडीशन बताता है और दोनों इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल का मतलब है एक के जगह आप दूसरा लगा सकते हो, बट लेस्ट थोड़ा सा अलग है। आज हम लेस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज हम लेस्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, चलो लेस्ट के बारे में क्या बात करना है। कल मैंने आपको बताया भी था कि लेस्ट कंजंक्शन होता है, और लेस्ट से रिलेटेड हमें तीन चीज पढ़ना है। ठीक है, एक तो कल बताया था मैंने, लेस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ कौन सा मॉडल वर्ड लेता है? इट टेक्स शुड। लेस्ट के साथ विल, कैन, कुड, मे, माइट नहीं लगता है, शुड। और दूसरा, ये लेस्ट अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, लेस्ट अपने आप में, अगर मैं बोलूँ ना कि ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब क्या है कि इस वर्ड के साथ नॉट मत लगाना, क्योंकि ये तो खुद में नेगेटिव है। नो यूज ऑफ नॉट। लेस्ट वर्ड के साथ नॉट वर्ड का यूज मत करना। और तीसरा, लेस्ट वर्ड से टेंस का भी एरर आता है। लेस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ सिंपल प्रेजेंट देता है। ठीक है, ये तीन चीज आपको लेस्ट से रिलेटेड याद रखनी है। ओके, तो चलो लिख के बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, लेस्ट यू विल फेल। कड़ी मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। और दूसरा लिखा मैंने, वर्क हार्ड, अदरवाइज, अदरवाइज या एल्स, अदरवाइज यू विल फेल। तो देखो, अदरवाइज के साथ हम कोई भी मॉडल वर्ब लगा सकते हैं, एल्स और अदरवाइज के साथ कोई भी मॉडल वर्ब लग सकता है। तो सेकंड वाला सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, सेकंड वाला सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि अदरवाइज के साथ विल भी लगा सकते हैं, कैन भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा दो, मे भी लगा सकते हैं, कुछ भी। अदरवाइज अपने साथ विल ले सकता है, कोई भी मॉडल वर्ब ले सकता है। बट लेस्ट वर्ड जहां आ गया ना, लेस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ शुड ही लेता है। लेस्ट हमेशा अपने साथ शुड लेगा। एक तो ये एरर आता है। दूसरा और मैं लिख रही हूँ तीसरा सेंटेंस, वर्क हार्ड,
लेस्ट यू शुड नॉट फेल। कड़ी मेहनत करो, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। लेस्ट का मतलब होता है ना वरना, अन्यथा, कहीं ऐसा ना हो। तो यहाँ पे देखो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। तो थर्ड वाला सेंटेंस में आप बोलोगे मैम यहाँ तो शुड लगा हुआ है, तो शुड तो लगता ही है, बट लेस्ट अपने आप में निगेटिव है ना, ठीक है, लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नॉट मत लगाना। तो कहने का मतलब ये है कि लेस्ट अपने साथ शुड लेता है, और नॉट, यहाँ तो शुड लिया है बट नॉट नहीं लेता है, क्योंकि लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है। सिंस कहाँ से लगा देंगे सागर? आई हैड बिन ड्राइविंग फॉर सिंस आई वॉज टायर्ड। सिंस कहाँ से लगेगा? चूंकि मैं थक गया था इसलिए मैं 10 घंटे गाड़ी चला रहा था। ऑल्दो मैं थक गया था इसलिए मैं 10 घंटे, हाँ, ऑल्दो मैं थक गया था फिर भी मैं 10 घंटे से गाड़ी चला रहा था। सिंस नहीं लगाएंगे ना, सिंस का यूज नहीं होगा। कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि पढ़ा कुछ और रही हूँ, पूछेंगे कुछ और है। अगर लेस्ट पढ़ा रही हूँ और अंटिल लगा रहे हैं, अरे अंटिल कहाँ से यहाँ पे आ जाएगा? अंटिल का मतलब जब तक होता है। ओके, जो पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए ना, इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? अंटिल वाला पे जब आऊंगी तो अंटिल आप करिएगा। लेस्ट, लेस्ट अपने साथ शुड लेता है और लेस्ट अपने साथ नॉट नहीं लेता है। और तीसरा चीज, और एक चीज ध्यान रखना है, और एक चीज क्या ध्यान रखना है कि लेस्ट वर्ड अपने साथ सिंपल प्रेजेंट लेता है। हाँ, नहीं, पहले ये लिखो नोट। अभी तो मैंने बोला कि लेस्ट वर्ड अपने साथ, जैसे मैंने लिखा वॉक प्रॉपरली, वॉक प्रॉपरली, ओके, लेस्ट यू मे फॉल, ये भी गलत है। अच्छी तरह चलो, अच्छी तरह चलो वरना गिर जाओगे, ठीक है, वरना गिर जाओगे। तो मे भी गलत है। अभी तो आपने पढ़ा कि लेस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ कैन, कुड, विल कुछ नहीं लेता है, शुड लेता है। ये तो आपने पढ़ा कि लेस्ट वर्ड अपने साथ शुड लेता है, बट कभी कभी लेस्ट वर्ड बगैर शुड का भी आ जाता है। अगर ऐसा आ गया ना, वॉक प्रॉपरली, वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू फॉल, ये भी सेंटेंस कहीं से भी गलत नहीं है। कभी कभी हम लेस्ट वर्ड को बगैर शुड का भी लगा देते हैं, ये भी सेंटेंस गलत नहीं है। देखो, अगर कोई मॉडल वर्ब आएगा तो वो शुड आएगा, कैन, कुड, मे, माइट नहीं आएगा, वरना कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। हम लेस्ट वर्ड को बगैर मॉडल वर्ब का भी यूज कर देते हैं, वो करेक्ट है। आएगा तो शुड, कोई भी मॉडल दूसरा नहीं आएगा, लगेगा तो शुड, वरना कुछ भी नहीं लगेगा। नहीं, कुछ भी नहीं भी लगा है वो भी सही है। अगर सेंटेंस ऐसा रहता ना, वॉक प्रॉपरली, क्योंकि आप तो रट चुके हो कि मैम लेस्ट के साथ तो हमेशा शुड आता है। वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फॉल, ये भी सही है, ठीक है। लेस्ट वर्ड के साथ नो डाउट शुड तो आता ही है, लेकिन ये मत समझना कि अगर वाक्य में शुड नहीं लगा है तो गलत है। बगैर शुड का भी आ गया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, उसको एरर नहीं मानना। बट शुड के जगह कोई दूसरा मॉडल लगा हो, मे, माइट, वो गलत है। लेगा तो हाँ, कहाँ से मैंने सिंस बोल दिया था? आई हैव बिन ड्राइविंग कहाँ पे? जैसे आप लोग बोलते हो ना सागर सरकार कि कल आपने सिंस बोला था, कौन से सेंटेंस में मैंने सिंस बोला था? जरा देखो तो, द मैच वॉज, कौन सा सेंटेंस में मैंने सिंस बोल दिया था? हाँ, आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक, मैंने डिसाइड किया ब्रेक लेने का बिकॉज मैं टायर्ड था। ऐसा कोई सेंटेंस में मैंने नहीं बोला है, ठीक है। आप गलत सुने हो या आपने गलत समझा है। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें मैंने, ऐसा तो कोई सेंटेंस दिया ही नहीं है कि मैं टायर्ड था फिर भी मैं 5 घंटे से गाड़ी चला रहा था। ऐसा तो कोई कल सेंटेंस ही नहीं दिया है, और जहां पे मैं सिंस लगा दी हूं, ऐसा तो मैंने कहीं भी बोला नहीं है। आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक, ऐसा कोई सेंटेंस हमने कल किया ही नहीं है। द मैच वॉज कैंसल्ड,
तो लेस्ट वर्ड से रिलेटेड याद रखना कि लेस्ट वर्ड बगैर शुड का भी आ सकता है, ठीक है, उसको गलत मत मानना, लगेगा तो शुड वरना कुछ भी नहीं। और एक और सेंटेंस आएगा लेस्ट वर्ड से रिलेटेड, एक और ऐसा याद रखो, यहाँ पे लिखो उसी के नीचे एक सेंटेंस आपके प्रीवियस पेपर में आया था, यही वाला सेंटेंस था, वॉक प्रॉपरली, ठीक है, वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू विल फॉल, अच्छी तरह चलो वरना गिर जाओगे, ठीक है। एक ऑप्शन में था लेस्ट यू मे फॉल, मतलब इसको अंडरलाइन कर दिया था पूरा को, यू मे फॉल। एक ऑप्शन में था यू शुड नॉट फॉल, नहीं एक ऑप्शन में ना यू मे फॉल नहीं था, एक ऑप्शन में था लेस्ट यू फॉल, एक ऑप्शन में था लेस्ट यू फेल, ठीक है, और चौथा ऑप्शन था नो इम्प्रूवमेंट। ये आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया था, और बच्चों को लगा ना कि ये क्वेश्चन गलत आ गया, बट ये क्वेश्चन कहीं से गलत नहीं था। बच्चे ने रट रखा था कि लेस्ट के साथ तो हमेशा शुड आता है, लेस्ट के साथ तो विल आता ही नहीं है, तो क्वेश्चन में तो इम्प्रूव गलत ही है। अब उन्हें लगा कि अरे लेस्ट के साथ तो शुड आता है, ठीक है, हम शुड तो लगाएंगे, लेकिन फिर लेस तो अपने आप में नेगेटिव है ना, लेस के साथ नॉट भी नहीं आता है, ये भी गलत हो गया। वो परेशान हो गए कि लेस के साथ तो हमने शुड पढ़ा हुआ है, लेकिन लेस्ट वर्ड आंसर ये है कि लेस्ट वर्ड कभी कभी बगैर शुड का भी आ जाता है, और लेस्ट वर्ड हमेशा प्रेजेंट लेता है, ठीक है, ये फेल का पास्ट टेंस है, हमेशा लेस्ट वर्ड अपने साथ प्रेजेंट टेंस लेता है। वो वाला तो गलत है, एज आई हैड बीन ड्राइविंग, वहां तो कारण बता रहे हैं ना। ओहो, वो तो शुरू में, वो तो सेंटेंस ही अलग हो गया, वहां तो कारण बता रहे हैं। चूंकि मैं इतने दिनों से, इतने घंटों से ड्राइव कर रहा था, दोनों सेंटेंस का मतलब ही अलग हो गया, यहाँ कारण बता रहे, एज आई वॉज इल आई कुडेंट, एज वाला सेंटेंस मैंने क्या बोला है, आई कुडेंट कंप्लीट द वर्क, एज वाला सेंटेंस में दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, एज वाला सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होता है। यहाँ पे आप कारण बता रहे थे, मैं बीमार था, नेगेटिव, मैंने काम कंप्लीट नहीं किया, नेगेटिव, एज वाले सेंटेंस में दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, ठीक है। और मैंने लिखा ऑल्दो आई वॉज इल, ऑल्दो आई वॉज इल आई कंप्लीटेड द वर्क। थोड़ा सेंटेंस को ध्यान से समझना है ना, रूल्स में थोड़ी रटना है, थोड़ा सेंटेंस का मीनिंग देखिए, दोनों सेंटेंस का मीनिंग अलग है। ऑल्दो आई वॉज इल, यद्यपि मैं बीमार था, नेगेटिव, फिर भी मैंने काम को कर लिया, पॉजिटिव। तो ऑल्दो वाला सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, ठीक है, बट एज वाला सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होता। एज से हम यहाँ पे कारण बता रहे हैं, हम यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में कारण बता रहे हैं, इसलिए ये सेंटेंस का मतलब अलग है, लेकिन इस सेंटेंस में हम बोल रहे हैं कि ऐसा होने के बावजूद भी मैंने काम किया। दोनों सेंटेंस के मीनिंग में डिफरेंस। तो लेस्ट वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट लेता है, ओके। हाँ, फेल मत करना। चलो लेस्ट की बात हो गई, लेस्ट से रिलेटेड ऐसे ऐसे एरर्स आते हैं। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, अभी हम ये कर रहे हैं कंडीशन वाले कंजंक्शंस कर रहे हैं, वो कंजंक्शंस दो कंडीशन बताता है, ठीक है, ठीक है, वो कंजंक्शंस दो कंडीशन। टेंस का एग्जांपल यही था, यही वाला टेंस था, ओके। हाँ, और एक मैंने छोड़ा था ना और बोला था इसको पढ़ा के फिर बताती हूँ, इसको भी लिख लो, फिर अनटिल और अनलेस पे चलेंगे। ये वाला एक कंजंक्शन था ना जो, अच्छा उसके पहले था इसको, अच्छा पहले इसको कर लेते हैं, बाद में उसको करेंगे, पहले सारा कंडीशन वाला कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद सो दैट वाला करेंगे, बस मुझे याद दिलाना। अब आ जाओ, पहले हम अभी हम कौन सा कंजंक्शन पढ़ रहे हैं, वो कंजंक्शंस जो कंडीशन बताता है, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में यूज होता है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, जिसमें हमने अदरवाइज और एल्स और लेस्ट किया। अब आ जाओ एग्जाम का सबसे फेवरेट अनटिल और अनलेस, ठीक है, सबसे पहले ऐसे मत लिखिए,
अनटिल और अनलेस से कैसे कैसे एरर आता है, ऐसे लिखिए अनटिल और अनलेस। अगर हिंदी करते हो तो हिंदी में भी अनटिल का मतलब जब तक और अनलेस का मतलब भी जब तक, बट हमें हिंदी नहीं करना है। आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो अनटिल होता है ये याद रखना है, ये अनटिल होता है, ये वाक्य में दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है? ये जो अनटिल होता है ये वाक्य में प्रेपोजिशन का काम भी करता है और ये वाक्य में कंजंक्शन का काम भी करता है। सबसे पहला तो ये डिफरेंस हो गया। और अनलेस जो है ये वाक्य में हमेशा और हमेशा कंजंक्शन है, ठीक है, वाक्य में ये कंजंक्शन है। अनलेस कभी भी प्रेपोजिशन का काम नहीं करेगा, अनलेस हमेशा कंजंक्शन होता है, बट अनटिल कंजंक्शन भी होता है, अनटिल प्रेपोजिशंस भी होता है। सो दैट वाला बाद में कर लेंगे, पहले कंडीशन करिए। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये जो अनटिल है ना, ये तो पहला डिफरेंस हो गया, और इसका भी मैं एग्जांपल दे रही हूं पहले। जैसे मैंने लिखा आई विल वेट अनटिल मंडे। देखो अनटिल का दो मतलब होता है, एक अनटिल का मतलब होता है तक, ठीक है, एक अनटिल का मतलब होता है तक, मैं मंडे तक वेट करूंगा। जैसे टिल का मतलब भी तक होता है, वो हम प्रेपोजिशंस में करेंगे, ओके। और कंजंक्शन, एज अ कंजंक्शन इसका मतलब होता है जब तक, ठीक है। तो अब सेंटेंस देखो, आई विल वेट अनटिल मंडे, और दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा आई विल वेट, मैं तब तक वेट करूंगा ना, अनटिल ही कम्स, जब तक वो ना आ जाए। अब दोनों सेंटेंस देखिए, सबसे पहला अनटिल और अनलेस में कोई पूछे कि अनटिल और अनलेस में क्या डिफरेंस है, तो आपको बताना है कि अनटिल प्रेपोजिशन का भी काम करता है, अनटिल कंजंक्शन का भी काम करता है, ठीक है। लेकिन जो अनलेस होता है वो हमेशा और हमेशा कंजंक्शन होता है, अनलेस कभी भी प्रेपोजिशन नहीं होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस देखो, आई विल वेट अनटिल मंडे, ये देखो ये क्या है, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है, और यहाँ एक क्लॉज है, और यहाँ का अनटिल कंजंक्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कंजंक्शन होता तो दो क्लॉज को जोड़ता ना, बट यहाँ तो मंडे नाउन आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ अनटिल प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। मंडे किसी दिन का नाम है, नाउन के रूप में एक ऑब्जेक्ट। दूसरा देखिए, आई विल वेट अनटिल ही कम्स, यहाँ अनटिल का मतलब है तक, मैं मंडे तक वेट करूंगा, बट नीचे वाले अनटिल का मतलब है जब तक वो आ नहीं जाता ना, मैं तब तक उसका वेट करूंगा। तो यहाँ का अनटिल कंजंक्शन है। आप बोलोगे मैम कंजंक्शन कैसे माना आपने? ये देखो ये क्या है, सब्जेक्ट और ये है वर्ब। अगर ये प्रेपोजिशन होता ना तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आता, और ही तो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशन नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज, और ये क्या है, सब्जेक्ट, और वेलकम क्या है, वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। एक साइड यहाँ क्लॉज है, एक साइड ये क्लॉज है, और इन दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है ये अनटिल एज अ कंजंक्शन, ठीक है, एज अ कंजंक्शन, ओके। अब और यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, तो अनटिल तो दोनों का काम करता है, बट ये जो अनलेस है ये हमेशा कंजंक्शन का ही काम करेगा। जैसे मैंने लिखा अनलेस यू वर्क, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे यू विल नॉट सक्सीड। देखो एक सब्जेक्ट वर्ब, फिर से यू विल नॉट सक्सीड, एक सब्जेक्ट वर्ब, तो ये हमारा हो गया अनलेस हमेशा कंजंक्शन का काम करेगा, और अनटिल कंजंक्शन प्रेपोजिशन दोनों। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस जो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, कि ये जो अनटिल होता है ना, दूसरा डिफरेंस, ये अनटिल हमेशा क्या डिनोट करता है, इट डिनोट्स टाइम। दोनों का हिंदी मतलब तो जब तक है, लेकिन अनटिल हम टाइम के लिए यूज करते हैं, जब भी वाक्य में टाइम वगैरह बताना है, एक फिक्स टाइम बताना है, ठीक है, तो उसके लिए हम अनटिल का यूज करते हैं। और अनलेस कब यूज करते हैं, अनलेस यूज करते हैं कंडीशन बताने के लिए। देखो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप पास नहीं होगे, यहाँ कोई टाइम का सेंस नहीं आ रहा है, आप पास इसी शर्त पे होगे ना, जब आप मेहनत करोगे, यू विल पास ऑन द कंडीशन कि यू वर्क हार्ड। तो ये जो अनलेस है ये कंडीशन बताता है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दे रही।
ठीक है, लिखिए। अनलेस ऑलवेज कंडीशन बताता है और अनटिल हमेशा टाइम बताता है। और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। लिख के डन बोलिए। अंटिल में डबल एल मत लगाना, अंटिल में सिंगल एल लगता है, टिल में डबल वाला लगता है, टिल में डबल और अंटिल में सिंगल वाला। अंटिल टाइम बताता, लिख लिया ना इतना। अब मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। ये तो एक ये डिफरेंस मैंने इसलिए बताया है ना, कुछ क्लोस्टर्स वगैरह आ गया और आपको देखना है कि अगर कंजंक्शन लगाना है तो आप अनटिल अनलेस लगा सकते हो, अगर प्रेपोजिशन लगाना है तो अनटिल लगेगा, क्योंकि अनलेस का भी प्रेपोजिशन का काम नहीं करता, और अनटिल टाइम बताता है, अनलेस कंडीशन बताता है। चलो इससे रिलेटेड कुछ यही चीज़ मैंने लिखवाया है, आपको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अनलेस कंजंक्शन बताता है और अनटिल टाइम बताता है, और अनटिल कंजंक्शन भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है, और अनलेस हमेशा कंजंक्शन होता है। ठीक है, आपने ये लिख लिया है। यहाँ अनटिल को मैंने प्रेपोजिशन का काम करवाया, फिर से मत लिखना। यहाँ अनटिल को मैंने कंजंक्शन का काम करवाया, ठीक है। और यहाँ अनलेस तो प्रेपोजिशन होता ही नहीं है, अनलेस तो कंजंक्शन होता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पहला स्लाइड में आपने लिख लिया। ठीक है, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। हाँ, और दूसरा क्या बताया मैंने कि अनलेस हमेशा कंडीशन बताएगा और अनटिल हमेशा टाइम के सेंस में। ठीक है, अब आप सेंटेंस लिखिए कि कैसे पता चलेगा मैम आखिर ये कंडीशन क्या होता है, टाइम क्या होता है। तो क्वेश्चन से पता चलेगा। आई वोंट गेट अ बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम जो अनलेस और अनटिल आई इनवाइट हिम टू माई पार्टी। मुझे बर्थडे प्रेजेंट नहीं मिलेगा जब तक कि मैं जो को पार्टी के लिए इनवाइट नहीं करूंगी। तो जब तक, अनलेस भी तो जब तक का सेंस देता है, और अनटिल भी तो जब तक का सेंस देता है, बट हिंदी ट्रांसलेशन से कुछ नहीं होने वाला है। बस याद रखना है कि अनटिल टाइम बताता है और अनलेस कंडीशन बताता है। तो यहाँ पे टाइम का सेंस आ रहा है या कंडीशन, किसका सेंस आ रहा है? जब तक मैं जो को इनवाइट नहीं करूंगी ना, वो मेरे को प्रेजेंट नहीं देगा। तो कुछ टाइम का सेंस नहीं आ रहा है ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई फिक्स टाइम बताया जा रहा है कि इतने समय पे जो मुझे बर्थडे प्रेजेंट ला के देगा, ठीक है, इतने 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 फिक्स टाइम पे मुझे बर्थडे प्रेजेंट ला के देगा तभी मैं उसको इनवाइट करूँ। ओके, फिक्स टाइम पे ऐसा बोल रहा है कि मुझे बर्थडे प्रेजेंट इसी कंडीशन पे मिलेगा ना, मुझे प्रेजेंट इसी शर्त पे मिलेगा जब मैं उसको पार्टी में इनवाइट करूँ। तो यहाँ पे आपका कोई टाइम वगैरह नहीं बता रहा। कंडीशन मीन्स आई विल गेट द प्रेजेंट ऑन द कंडीशन, ऑन द कंडीशन कि मैं उसको इनवाइट करूँ। तो यहाँ पे आंसर अनलेस हो, अनटिल मत लगाइएगा, कंडीशन बताई जा रही है। यहाँ पे कोई टाइम का सेंस नहीं आ रहा है। ओके, लिख लिया होगा। नेक्स्ट आ जाओ। शी इज नॉट अलाउड टू गेट हर ईयर्स पियर्स्ड until she is 13 years old। जब तक वो 13 साल की नहीं हो जाएगी ना, अनलेस या अनटिल। और एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। जब एक फिक्स टाइम की बात हो रही है ना, ओके, एक शॉर्ट टाइम की बात हो रही है, फिक्स टाइम नहीं, एक शॉर्ट ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो वहां पे अनटिल लगाना। मैं तुम्हारा तब तक वेट करूंगी जब तक तुम आ नहीं जाते हो। तो मैं कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन तक वेट करूंगी। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे मैं किसी व्यक्ति का 10 दिन खड़े होकर वेट कर रही हूँ। ठीक है, कोई अनटिल शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। और जब भी सेंटेंस में थोड़ा सा लॉन्ग चीज की बात हो रही है तो उसके लिए हम अनलेस लगा देते हैं। बताओ, शी इज नॉट अलाउड, जब तक वो 13 साल की नहीं हो जाएगी। हम्म अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। जब तक 13 साल की नहीं हो जाती है, तो आपके दिमाग में आ रहा है कि जब तक 13 साल की नहीं हो जा रही है
until she is 13 years old. तीनों का बना के रखिए आप, तीनों का एक एक करके, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का मुझे एक साथ आंसर दीजिए। सेकंड, थर्ड, फोर्थ सबका आंसर एक साथ सोच के दीजिए। यहाँ पे ना until नहीं होगा, ठीक है? आपको लग रहा है 13 साल एक फिक्स टाइम थोड़ी है, ठीक है? यहाँ पे एक ड्यूरेशन की बात हो रही है, ओके? एक लंबी अवधि की बात हो रही है, एक फिक्स्ड शॉर्ट टाइम की बात नहीं हो रही है। तो until मत लगाना, कुछ के दिमाग में लगेगा ना कि मैम 13 साल का उम्र, जब तक वो 13 साल की नहीं होगी, 13 साल की उम्र होना कोई एक फिक्स पॉइंट टाइम, मतलब एक छोटा सा ड्यूरेशन तो नहीं है ना। जैसे आप किसी के लिए कहीं पे 2 बजे तक वेट कर सकते हो, 3 बजे तक वेट कर सकते हो, किसी के लिए 1 दिन वेट कर सकते हो, तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन है। बट जब तक 13 साल की नहीं होती है तब तक उसका कान में होल तभी इसी कंडीशन पे होगा जब वो 13 साल की हो जाएगी। यहाँ पे अनटिल मत लगाना, अनलेस लगाना, अनलेस, ठीक है? अनलेस अनटिल मत लगाना। ही इज गोइंग टू वर्क ऑन द कार। देखो थोड़ा सा ध्यान दो, कंफ्यूजन होता है कई बार, सेंटेंस ऐसा आता है ना जहां लग रहा है कि अरे यहाँ तो टाइम बता रहा है, जब तक 13 साल की नहीं हो जाती, उसका 13 साल होना कोई 1-2 घंटे की बात नहीं है, ठीक है? 1-2 घंटे की बात नहीं। अब देखो, ही इज गोइंग टू वर्क ऑन द कार, वो अपने कार पे काम करेगा जब तक कि कार ठीक से चलना ना शुरू हो जाए। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई व्यक्ति 3 साल तक अपने कार पर काम कर रहा है। ये बोल रहे हैं कार पे काम करने का भी एक फिक्स पीरियड होता है ना, कुछ देर तक वो अपने कार पे काम करेगा जब तक कि उसका कार ठीक से रन करना ना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे अनटिल लगाना, अनटिल एक छोटे से ड्यूरेशन की बात हो रही। दे प्लेड एट द पूल, उन लोगों ने स्विमिंग पूल में तब तक खेला जब तक कि लाइफ गार्ड आया नहीं वहां पे और उन लोग को मना नहीं किया। तो बच्चों का स्विमिंग पूल पे खेलना कोई 4-5 साल तक लगातार नहीं हो रहा है ना, एक फिक्स टाइम तक बच्चों ने एक शॉर्ट ड्यूरेशन तक खेला होगा। तो यहाँ पे अनटिल लगा, अनटिल। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सब कंफ्यूज करने वाला सेंटेंस। पहला वाला में अनलेस होगा, जब तक आप 18 साल के नहीं, जैसे मैं बोलूंगी जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाओगे आपको वोट देना नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है ना कि 18 साल का, जैसे बच्चों का स्विमिंग पूल पे खेलना एक फिक्स टाइम तक है, ठीक है? वो कार पे एक फिक्स टाइम तक, कार खराब हो गया है, वो अपने कार पे तब तक वर्क करेगा ना, मतलब कार खराब है जब तक कि कार चलना ना शुरू हो जाए। तो ये सब शॉर्ट ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो वहां पे आप अनटिल लगाओगे। बट जब तक 18 साल के आप नहीं हो जाते हो, ओके, यस। अनलेस नहीं, अनलेस यहाँ भी अनटिल होगा। दे प्लेड एट द पुल, वो पुल में तब तक खेलते रहे जब तक कि तूफान नहीं आया और लाइफ गार्ड ने वहां से उन्हें जाने के लिए नहीं बोला। तो पुल पर खेलना ऐसा थोड़ी है, ठीक है? ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन की बात हो रही है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन। अपने कार खराब हो गया, कार पे काम कर रहे हो जब तक कि वो ठीक से चलना ना शुरू हो जाए, शॉर्ट ड्यूरेशन की। नेक्स्ट देखो, अच्छा एक सेंटेंस देखना, द ट्रेन विल नॉट मूव until या unless the guard, कभी कभी ये टाइम और कंडीशन कंफ्यूज करता है, बस आप ये चीज ध्यान रखो। ये बोलना ना बहुत आसान होता है कि until ना
टाइम बताता है और अनलेस कंडीशन बताता है। बट कई ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं ना जहाँ पे आप दोनों में कंफ्यूज होने लगते हो, जहाँ पे अभी लगे ना बस थोड़े शॉर्ट पीरियड, मेरा कार खराब हो गया, मैं अब कार पे तब तक काम करूंगी ना जब तक कार चलना शुरू ना हो जाए, एक फिक्स समय तक ही करूंगी। ऐसा नहीं है ना कि उस कार पे मैं 4 साल तक काम कर रही हूँ। Okay, the guard will not, the train will not move until or unless the guard blows the whistle. जब तक गार्ड सीटी नहीं बजाएगा ट्रेन मूव नहीं करेगा। चलो बताओ। थोड़ा सा दिमाग लगाना, शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन। जब तक कुछ वीक्स कुछ डेज के लिए कर सकते हो, ओके आप 2-4 दिन किसी का वेट कर सकते हो, बट 18 साल वोटिंग वहां पे टाइम नहीं है, वहां पे कंडीशन है। हाँ तो यहाँ पे देखो ट्रेन मूव नहीं करेगा जब तक कि गार्ड सीटी नहीं बजाएगा। तो गार्ड एक निश्चित समय पे सीटी बजाएगा और एक निश्चित समय पे ट्रेन मूव करेगा। तो यहाँ पे अनटिल लगाना, अनलेस मत लगाना, अनलेस नहीं लगाना। आप किसी फिक्स टाइम तक ही, थोड़ी देर के लिए ही ना स्विमिंग पूल पे खेल रहे होगे, बच्चे तब तक खेलते रहे जब तक कि गार्ड आके उन्हें मना नहीं किया। तो बच्चों का स्विमिंग पूल पे खेलना एक थोड़ी ड्यूरेशन के लिए, एक फिक्स टाइम तक बच्चों ने खेला, फिर गार्ड एक फिक्स टाइम पे आके उसको मना किया, छोटा ड्यूरेशन। अब आ जाओ नेक्स्ट। आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू अफोर्ड टू गो ऑन अ ट्रिप। मैं ट्रिप पे नहीं जा पाऊंगा जब तक कि मेरी लॉटरी नहीं लगती है। उस समय तक ट्रेन नहीं चलेगी ना जब तक गार्ड नहीं आता है। चलो जल्दी से बताओ। मैं ट्रिप पे, आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू अफोर्ड टू गो, मैं ट्रिप पे नहीं जा पाऊंगा जब तक कि मैं लॉटरी मेरी नहीं लग रही है। तो ऐसा थोड़ी है कि आपके ट्रिप पे जाने का एक निश्चित समय है, आपके लॉटरी का भी एक निश्चित समय है, कोई टाइम का सेंस नहीं आ रहा। अनलेस, जब तक कि मेरी लॉटरी नहीं लग रही है मैं ट्रिप पे नहीं जा पाऊंगा। ऐसा लॉटरी लगने का कोई निश्चित समय नहीं। देखो शी रन्स, जब तक कि वो उसके मतलब हांफने नहीं लगती तब तक वो दौड़ते रहती है। तो बताओ, आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है सांस फूलना। वो तब तक दौड़ते रहती है ना जब तक वो पैंटिंग ना करे, सांस फूलने ना लगे। तो उसका दौड़ना एक निश्चित समय के लिए है ना, मतलब कुछ निश्चित समय के लिए ही वो दौड़ रही है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी दौड़ा। तो यहाँ भी टाइम का सेंस, अनटिल लगाना। आई कैनॉट वेट, मैं वेट नहीं करूंगा, ये वेट नहीं कर सकता है। अनटिल स्कूल गेट्स आउट फॉर द समर, मतलब जब तक कि समर, मैं वेट नहीं करना चाह रहा हूँ जब तक कि स्कूल समर वेकेशन का, जैसे कभी कभी होता है ना आपकी गर्मी की छुट्टियां होने वाली है तो आप बोलते हो ना कि मैं वेट नहीं कर सकता हूँ भाई, जल्दी से छुट्टी हो जाए। तो आपका, हाँ आपकी गर्मी की छुट्टियों का भी तो एक निश्चित टाइम है, एक निश्चित डेट, एक निश्चित टाइम पे होगा। अनटिल, गर्मी की छुट्टी ऐसे बोलोगे ना, मैं आई कैन नॉट वेट, गर्मी की छुट्टियां तुरंत होने वाली है और आप बोल रहे हो कि मैं वेट नहीं कर सकता और वेट नहीं कर सकता, नीचे वाला भी अनटिल ही होगा। फिफ्थ वाला एक्सप्लेन करिए। जब तक मेरी लॉटरी नहीं निकलेगी ना मैं नहीं जा पाऊंगा। तो मैं टूर पे तभी जा पाऊंगा ना, आई विल गो फॉर द ट्रिप ऑन द कंडीशन कि मेरी लॉटरी निकले। जब कभी भी मेरी लॉटरी निकलेगी तभी मैं जा पाऊंगा। तो यहाँ कंडीशन रखी जा रही है, इसी कंडीशन पे मैं घूमने जाऊंगे ना जब मेरी लॉटरी निकलेगी। तो यहाँ कोई लॉटरी निकलेगा निश्चित नहीं है। नीचे वाला भी अनटिल होगा। आपका समर वेकेशन एक निश्चित टाइम में होने वाला है और आप बोल रहे हो कि मैं और वेट नहीं कर सकता। तो मैंने ना थोड़ा सा एग्जाम्पल्स आपको कॉम्प्लिकेटेड ही लाके दिया है, इजी वाला लाके नहीं दिया जहाँ फिर से आप जैसे ऐसा ला दो अनटिल 2 o'clock। तो 2 o'clock में तो निश्चित टाइम बता रहा है तो अनटिल लगा दिया। जहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है वही सब सेंटेंसेस लेके आई। शॉर्ट, थोड़े समय के लिए, ओके। आपका समर वेकेशन होने वाला है,
ठीक है, आपका समर वेकेशन सपोज 20 तारीख से होने वाला है और अब 10-15 तारीख को बोल रहे हो भाई जल्दी से छुट्टी हो जाए, मैं और वेट नहीं कर सकता, तो आपकी छुट्टी होना कोई लंबा ड्यूरेशन नहीं है ना। ऐसा नहीं है ना कि 2014 में आप 2016 का समर वेकेशन का वेट कर रहे हो, मैं तो वेट नहीं कर सकता। ये तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन की बात हो रही है, ठीक है। और वो तब तक दौड़ते रहती है जब तक कि वो सांस ना फूलने लगे उसकी, ठीक है। तो वो एक निश्चित समय तक दौड़ती है और एक निश्चित समय में वो रुक भी जा रही है, ओके। और यहाँ तो कोई निश्चित समय नहीं, तो अनटिल टाइम के लिए, अनलेस कंडीशन के लिए, ठीक है। चलो ये हो गया। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। स्कूल का समर वेकेशन एक निश्चित टाइम पे होगा ना, ओके। मैं उस समय तक वेट नहीं कर सकता हूँ। एक निश्चित डेट पे समर वेकेशन होता है ना, ओके। 6th वाले में कंडीशन लग रहा है 6th वाले में कंडीशन नहीं है। वो तब तक दौड़ते रहती है जब तक कि उसकी सांस ना फूलने लगे, ओके। तब तक दौड़ती है, लंबे से ड्यूरेशन में नहीं दौड़ती है। कंडीशन नहीं है। जब तक एक फिक्स टाइम पे, ओके, दौड़ते रहेगी, एक क्षण ऐसा आएगा जब वो रुक जाएगी, उसकी सांस फूलने लगेगी। अनलेस नहीं होगा, कंडीशन थोड़ी रखा जा रहा है। वो तब तक दौड़ेगी जब तक उसकी सांस फूलने ना लगे, ऐसा थोड़ी है। अब आ जाओ, अब इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, अब ध्यान देना। मैंने बताया आपको अनटिल और अनलेस के बारे में। अनलेस बताया कि अनलेस कंजंक्शन होता है, ठीक है। और अनटिल क्या होता है? अनटिल कंजंक्शन भी होता है, अनटिल प्रेपोजिशन भी होता है, ठीक है। और ये क्या बताया कि अनटिल टाइम के लिए यूज करते हैं, और जहाँ पे कंडीशन, आपको इसी शर्त पे वोट मिलेगा ना, वोट करना जब आप 18 साल के हो जाओ, तो कंडीशन ये बता रहा था। अब इस दोनों के बारे में 3 चीजें याद रखनी है, मतलब 2 चीजें थी, ये तो बता ही दिया टाइम। अब इसके बारे में क्या क्या 2 चीजें याद रखनी है। एक तो अनटिल और अनलेस दोनों नेगेटिव वर्ड्स है, ठीक है, दोनों नेगेटिव वर्ड्स है। अनटिल भी नेगेटिव है, अनलेस भी नेगेटिव है। इसका मतलब है कि अनटिल और अनलेस के साथ नो यूज ऑफ नॉट, अनटिल और अनलेस के साथ नॉट वर्ड का यूज नहीं करना। और अनटिल और अनलेस, ये मैं आपको फिर से टेंस में भी पढ़ाऊंगी। अनटिल और अनलेस कंडीशनल होता है, और कंडीशनल वाले में अगर हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं तो कंडीशनल वाला हमेशा सिंपल प्रेजेंट लेता है, ठीक है। अनटिल और अनलेस हमेशा सिंपल प्रेजेंट लेता है, ओके। अब इससे एग्जांपल्स दे रही हूँ क्योंकि आपके दिमाग में आया होगा कि मैम आपने तो ऐसा सेंटेंस लिखा था, अनलेस यू वर्क, आपने तो लिखा था कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे यू विल नॉट सक्सीड, ठीक है। ये हमारा एक वाक्य है। ये वाक्य 2 क्लॉज से बना हुआ है। देखो, ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके बना रहा है क्लॉज। और ये कौन सा क्लॉज है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ तक सेंटेंस अधूरा है। ये दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट है अपना मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए, ये डिपेंडेंट, ठीक है। और ये सब कंडीशनल वर्ड है, एक डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। ये देखो, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। और ये क्या है? इंडिपेंडेंट। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि अनटिल और अनलेस अपने आप में, ठीक है, अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव होता है। अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव होता है, उसके साथ नॉट नहीं लगेगा। फिर आपने यहाँ पे नॉट क्यों लगाया? यहाँ का नॉट सही है। मैंने क्या बोला है कि अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो अनटिल और अनलेस के साथ नॉट मत लगाना। बट यहाँ तो कॉमा लग गया, अब तो सेंटेंस का दूसरा क्लॉज आ गया। दूसरे क्लॉज के साथ हम नॉट लगा सकते हैं, बट अनटिल और अनलेस के साथ नहीं लगाएंगे। अगर वाक्य ऐसा होता, unless you don't work you will not succeed। अब सेंटेंस देखो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है कि मैम ने कहा है अनटिल और अनलेस नेगेटिव होता है, उसके साथ नॉट नहीं लगाना है। तो वाक्य का जो दूसरा क्लॉज है ना, उसमें नॉट सही है,
यहाँ का नॉट भी सही है। मैंने बोला है कि अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, तो अनटिल और अनलेस के साथ जो नेगेटिव रहेगा उसको हटाना। लेकिन यहाँ तो कॉमा आ गया, ये तो दूसरा क्लॉज हो गया। अनटिल और अनलेस वाला क्लॉज जो है वो उसका नेगेटिव हटेगा, बट दूसरे में रहेगा। ठीक है, अनलेस वाले क्लॉज में नॉट नहीं है। ठीक है, अब आपके दिमाग में, हाँ अभी और बता रही हूँ, अभी एग्जाम्पल्स दूंगी, बस याद रखना ना अनटिल और अनलेस के साथ नॉट मत लगाना। अब तो कई बच्चे रट लेते हैं ना कि मैम अनटिल और अनलेस वाले सेंटेंस में पहले पार्ट में नॉट हटाना है, दूसरे पार्ट में नॉट लगाना है। बट कभी कभी सेंटेंस उल्टा भी आ जाता है। जैसे मैंने लिखा यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क। ऐसा नहीं करना कि मैम पहला हमेशा ना पहला पार्ट वाला नॉट हटेगा, दूसरा पार्ट वाला रहेगा, ऐसा नहीं। सेंटेंस उलट के भी आ सकता है, उलट के आएगा और आप सोचोगे कि मैम पहला पार्ट वाला नॉट हटेगा, नहीं। ठीक है, वो नहीं हटेगा। आपको क्या करना है ना कि देखो यहाँ पे अनटिल और अनलेस नेगेटिव है, तो यहाँ तो दूसरे वाले में हटाना होगा। ठीक है, दूसरा पार्ट में हटाना, क्योंकि हमें ध्यान देना अनटिल और अनलेस नेगेटिव है ना, इसके साथ वाला नॉट हटाना, बट ये वाला नॉट हटेगा। तो पहला दूसरा ऐसे याद नहीं रखना, ऐसा याद नहीं करना। ठीक है, पहले मुझे बता दीजिए इतना दूर क्लियर है? वही मैं बोल रही हूँ ना, पिछले बैच वाले बच्चों को कोई कंप्लेन नहीं था, बोर्ड का कलर डार्क है, ऐसे वाले कमेंट्स को मैं जनरली इग्नोर कर देती हूँ। पिछला जो अचीवर 1 वो वाले जो बच्चे थे ना, वो बड़े अच्छे बच्चे थे, उनको कोई कंप्लेन नहीं रहता था। बोर्ड डार्क है, बोर्ड वाइट है, वाइट करो तो डार्क चाहिए, डार्क करो तो वाइट चाहिए। ठीक है, बार बार बोर्ड का कलर नहीं बदलेगा, आपको ऐसे ही पढ़ना है। पिछले वाले बच्चों को कोई कंप्लेन नहीं था, कलर करिए, ये करिए, वो करिए। चलो, अब आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तो मैम ने बोला कि अनटिल और अनलेस वाला वर्ड अपने साथ सिंपल प्रेजेंट लेता है। ठीक है, जैसे लिखा मैंने अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड। मैंने लिखा था ना कि अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव होता है। ठीक है, अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव होता है, तो उसके साथ नॉट मत लगाना, बट सेंटेंस के दूसरे पार्ट में तो नॉट रहेगा। फिर बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम ने कहा अनटिल और अनलेस अपने साथ सिंपल प्रेजेंट लेता है, लिया है ना, ये तो सिंपल प्रेजेंट लिया ही है। और आपके दिमाग में आएगा कि आपने तो यहाँ पे फ्यूचर लगा दिया है, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट होगा, बट यहाँ पे फ्यूचर लग सकता है, यहाँ पे नॉट लग सकता है। अगर मैं ऐसा लिखती अनलेस यू वर्क, ठीक है, यू विल नॉट सक्सीड। कहने का मतलब ये है ना कि अनटिल और अनलेस के साथ, यहाँ अनटिल और अनलेस के साथ नॉट मत लगाना, बट दूसरे पार्ट में लग सकता है, दूसरे क्लॉज में। अनटिल और अनलेस हमेशा अपने साथ सिंपल प्रेजेंट लेता है, बट ये तो फ्यूचर है, तो यहाँ वाला विल हटाना, अनटिल और अनलेस के साथ वाला विल हटाना, बट दूसरा वाला विल, दूसरा क्लॉज वाला नॉट रहेगा। ठीक है, सोनम, जो भी दिक्कत होता है ना, आपको मैंने दिया है HRUC लाइव। ठीक है, HRUC लाइव आपको मैंने दिया है, तो वहां पे आप अपना कोई भी टेक्निकल इशू है, मेरे से नहीं बोलना, मेरे को नहीं समझ में आएगा ना। HRUClive@gmail.com, वहां पे फोटो क्लिक करके भेजिए क्या इशू आपको आ रहा है, यहाँ पे नहीं। ओके, तो ये याद रखना है कि अनलेस और अनटिल के साथ नॉट मत लगाना, दूसरे पार्ट में नॉट रहेगा।
until और unless के साथ सिंपल प्रेजेंट लगाना, will मत लगाना, बट दूसरे पार्ट में will रहेगा, ठीक है। चलो ये भी हो गया। हाँ, ये सब इम्पोर्टेंट एरर्स है, यही मैं बता रही थी। यही चीज़ आपको until और unless ना अपने साथ आपने लिख लिया है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, ये वाला एग्जाम्पल लिखो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, ये वाला लिख लिया है ना, अभी रुको, अभी बाकी कुछ मत करना। आप क्या करो कि ये अभी मत लिखना। अब देखो ये सब मैंने पढ़ा दिया है, फिर से मत लिखना। अनलेस और अनटिल के साथ विल हटाना, ठीक है। दूसरे पार्ट में विल रहने देना, नॉट रहने देना, ज्यादा से ज्यादा। अरे आप ये वाले सेंटेंस को कॉपी करो, ओके, फिर मैं अलग से करवाऊंगी। वेट हियर, तब तक वेट करो जब तक कि मैं आ ना जाऊं। तो यहाँ भी अंटिल के साथ सिंपल प्रेजेंट लगना चाहिए, विल हटा दो, अंटिल आई कम। ये एग्जाम्पल लिखो, ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखिए, क्योंकि दोबारा दोबारा नहीं लिखना है। मैं कोशिश करती हूँ ना बोर्ड पे साइड में लिख के आपका काम, आपके नोट्स को इजी बनाने का। ये वाला लिख लो, मैंने पहला 2 एग्जाम्पल अनलेस वाला दिया था ना, ठीक है। अब एक अंटिल वाला लिख लीजिए, वेट हियर, तब तक वेट करो जब तक कि मैं आ ना जाऊं। और अंटिल अपने आप में नेगेटिव है, चलो यहाँ नेगेटिव तो नहीं लगा है, लेकिन अंटिल वाला सेंटेंस अपने साथ प्रेजेंट लेता है ना, बट यहाँ पे फ्यूचर लगा दी, ओके। अब आओ, अब हाँ, अभी मैंने आपको ये सब बता दिया, अब आ जाओ। अब आपके दिमाग में आएगा ना कि मैम इफ भी तो कंडीशन बताता है। अब आपके दिमाग में आएगा इफ भी तो कंडीशन बताता है, और अनलेस भी तो कंडीशन बताता है। अनटिल कंडीशन नहीं बताता, अनटिल टाइम बताता, अनलेस भी तो कंडीशन बताता। फिर दोनों में क्या डिफरेंस है? अभी तक हमने अनटिल और अनलेस किया, ठीक है, इतना दूर तो क्लियर है। अभी तक हमने अनटिल और अनलेस किया। अनटिल टाइम बताता है, फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, अनलेस कंडीशन बताता है, ठीक है। और अनटिल और अनलेस दोनों अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट मत लगाना। अनटिल और अनलेस के साथ नॉट मत लगाना, दूसरे वाले पार्ट में नॉट होगा। अनटिल और अनलेस के साथ फ्यूचर मत लगाना, बट दूसरे पार्ट में फ्यूचर होगा, ठीक है। इतना दूर क्लियर है। अब आ जाओ, अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम इफ से भी तो हम कंडीशन रखते हैं, और अनलेस भी तो कंडीशन के सेंस में ही यूज होता है। तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों तो कंडीशन बताता है, दोनों में डिफरेंस यही है ना कि हम इफ के साथ नॉट वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ के साथ नॉट वर्ड का यूज कर सकते हैं, बट अनलेस इफ अपने आप में नेगेटिव नहीं है, उसके साथ नॉट वर्ड का यूज करेंगे। बट अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नॉट का यूज मत करना। वैसे दोनों कंडीशन बता रहा है, दोनों कंडीशन बता सकते हैं। जैसे लिखा मैंने, हर क्लास में मैं बार बार बताती हूँ, पिछले बैच में भी बच्चे एकदम शांति से, क्लास का ये जो पीडीएफ है ना, ये जो पीडीएफ से ये सब आपको मिलने वाला नहीं है। ये पीडीएफ का अगर आप फोटोकॉपी करवाने चलोगे ना, मैं तो आपको उसमें पढ़ा रही हूँ, पीपीटीज में पढ़ा रही हूँ। इसका फोटोकॉपी करवाने चलोगे तो जितना आपने बैच जितने में खरीदा है ना, उसका 4 गुना आपको महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो काइंडली फोटोकॉपी वगैरह करवाने की कोशिश मत करिएगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा। एक एक रूल एक एक स्लाइड में, एक एक टॉपिक्स पे ना 500 600 स्लाइड्स लिख लेगा, फोटोकॉपी में पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा, कोई नोट्स वोट्स नहीं मिलेगा। मतलब प्रैक्टिस सेट्स तो मिलेगा आपको, अपना नोट्स हाथ से बनाना है, खुद बनाना है, ठीक है। तो इफ़ भी कंडीशन बताता है, और काइंडली डिस्ट्रैक्ट मत करिए, ब्लॉक हो जाइएगा। इफ़ भी कंडीशन बताता है और अनलेस भी कंडीशन बताता है। हम इफ़ के साथ नॉट लगा सकते हैं, जैसे लिखा मैंने, इफ़ यू डोंट वर्क you will not succeed। फिर मैंने लिखा unless you don't work you will not succeed। अब सेंटेंस देखो, इफ यू डोंट वर्क, यू, यहाँ भी कंडीशन रखा जा रहा है कि आप सफल तभी होगे ना जब आप मेहनत करोगे,
ठीक है, अगर आप यू विल नॉट सक्सीड, आप सक्सीड नहीं होगे अगर आप नहीं मेहनत करोगे। तो दोनों जगह मैं कंडीशन ही बता रही हूँ। इफ से भी कंडीशन बताते हैं और अनलेस से भी कंडीशन बताते हैं, बट ऊपर वाला करेक्ट है। ऊपर वाला करेक्ट है, नीचे वाला रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इफ के साथ हम नेगेटिव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इफ के साथ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों यूज कर सकते हैं, बट अनलेस के साथ हम नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनलेस वर्ड में ही नॉट छुपा हुआ है। इस वर्ड का इस वर्ड देखो, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप पास नहीं होगे, बट यहाँ पे देखो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, तो अनलेस में ना नॉट वर्ड छुपा हुआ है। अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट मत लगाना, नहीं लगाना। दूसरे पार्ट में नॉट रहेगा, दूसरे पार्ट में नॉट रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं ना, इफ, ऐसा बोल सकते हैं, इफ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस। ठीक है, अनलेस वही सेंस देता है जो इफ के साथ नॉट वाला देता है। देखो, इफ प्लस नॉट, इफ प्लस डू के साथ नॉट, यहाँ पे इफ के साथ वही नॉट सेंस दे रहा है जो यहाँ पे अनलेस दे रहा है। बस हम इफ के साथ नॉट लगा सकते हैं, अनलेस के साथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि वही सेंस तो सेम ही दे रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया, इसको लिखिए। कोई पूछे कि क्या डिफरेंस है इफ और अनलेस में, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों कंडीशन बताता है, बट इफ के साथ हम नॉट का यूज कर सकते हैं, बट अनलेस के साथ नहीं कर सकते। और भी बहुत सारी चीजें बतानी है, बट ऐसा नहीं है कि इफ के साथ हमेशा नॉट ही यूज होगा, हम इस इफ का पॉजिटिव में भी यूज कर लेते हैं। अनलेस के साथ नॉट मत लगाना, इफ के साथ लगा सकते हो। बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि मैम इसका मतलब है कि इफ के साथ हमेशा नॉट रहेगा और अनलेस के साथ नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक और बताती हूँ, देखो, इफ के साथ हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं। जैसे मैं लिख सकती हूँ इफ यू वर्क, इफ यू वर्क। ऐसा नहीं बैठा लेना कि इफ के साथ हमेशा नॉट रहेगा ही। इफ के साथ नॉट रहेगा तो वो अनलेस वाला सेंस देगा। इफ यू वर्क यू विल सक्सीड। देखो, मैंने यहाँ इफ के साथ नॉट नहीं डाला। इफ बगैर नॉट का भी आ सकता है और नॉट के साथ भी आ सकता है। इफ यू डोंट वर्क यू विल नॉट सक्सीड, या यू विल फेल। तो यहाँ सेंटेंस देखना जरा, सेंटेंस इफ यू वर्क, तो जरूरी नहीं है कि इफ के साथ नॉट हमेशा नॉट ही रहेगा, इफ के साथ बगैर नॉट का भी रहेगा। ये सेंटेंस देखो, अगर आप मेहनत करोगे पॉजिटिव तो आप सफल होगे, पॉजिटिव। अगर आप मेहनत नहीं करोगे नेगेटिव तो आप फेल हो जाओगे। हाँ, तो मत सोचना कि नेगेटिव हमेशा नॉट से ही बनता है। ठीक है, ये भी नेगेटिव ही है, फेल हो जाना भी नेगेटिव है। नेगेटिव किसको बोलते हैं? नॉट सक्सीड, नॉट सक्सीड इज इक्वल टू फेल। तो मैं ऐसा भी लिख सकती थी, इफ यू डोंट वर्क यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है, यू विल नॉट सक्सीड भी लिखती ना, तो आपके दिमाग में होता है कि मैम यू विल नॉट सक्सीड, तो इसका भी तो मतलब वही है ना, यू विल नॉट सक्सीड मतलब यू विल फेल। यू विल नॉट सक्सीड भी तो नेगेटिव ही है, नॉट लगा कर नेगेटिव कर दिया है और यहाँ फेल लगा कर नेगेटिव कर दिया है, तो बात तो बराबर ही है। तो मुझे वही बोलना है कि इफ वाले सेंटेंस में या एक पार्ट या तो दोनों पार्ट पॉजिटिव रहेगा या दोनों पार्ट नेगेटिव रहेगा। ये मैं बता रही हूँ, क्यों ये पढ़ा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी इफ और अनलेस दोनों आ जाता है। ठीक है, इफ वाले पार्ट में या तो दोनों पार्ट पॉजिटिव रहेगा। अगर आप पास करो, अगर आप मेहनत करोगे पास हो जाओगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे आप फेल हो जाओगे, ऐसा रहेगा। बट इफ वाले सेंटेंस में ना जरूरी नहीं है, इफ वाले सेंटेंस में जरूरी नहीं है ना कि एक पार्ट पॉजिटिव रहेगा दूसरा नेगेटिव रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इफ वाले में या तो दोनों पॉजिटिव जा सकता है या तो दोनों नेगेटिव जा सकता है। लेकिन अनलेस वाले में, अनलेस वाले पार्ट में एक पार्ट पॉजिटिव में रहेगा और दूसरा पार्ट, बता रही हूँ, इसको लिख के बता रही हूँ कैसे नेगेटिव में रहेगा। अभी मुझे जगह बनाने दो, पहले ये लिखो,
बता रही हूँ, इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए। इफ वाले सेंटेंस में ना जो दूसरा वाला पार्ट पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है, बट अनलेस में दूसरा वाला पार्ट हमेशा नेगेटिव रहेगा। बता रही हूँ, इफ प्लस नॉट अनटिल नहीं हो सकता है आलोक, क्योंकि इफ टाइम नहीं बताता है ना। इफ प्लस नॉट जब भी होगा अनलेस होगा, क्योंकि इफ भी कंडीशन बताता है और अनलेस भी कंडीशन बताता है। अनटिल नहीं कर सकते, क्योंकि इफ टाइम थोड़ी बताता है कि आप इफ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनटिल लगा दो। चलो अब सेंटेंस देखना, मैंने लिखा अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड। ये मुझे बताना था ना कि इफ वाले पार्ट में जरूरी नहीं है कि सेकंड वाला पार्ट नेगेटिव भी रहेगा। हमारा कभी कभी सेकंड वाला पार्ट पॉजिटिव भी रहेगा। पहला पॉजिटिव है तो सेकंड वाला भी पॉजिटिव रहेगा, पहला नेगेटिव है। इफ वाले पार्ट में सेकंड वाला नेगेटिव तब रहेगा ना जब पहला वाला भी नेगेटिव रहेगा। लेकिन इफ वाले सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि पहला वाला पार्ट में नेगेटिव नहीं रहेगा, ओके। लेकिन दूसरे वाले पार्ट में नेगेटिव का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्यों नहीं नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव है ना। अनलेस के अंदर ना छुपा हुआ है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, तो ये अनलेस खुद ही नेगेटिव है, इसमें ना वर्ड छुपा हुआ है, तो यहाँ पे नेगेटिव मत लगाना। लेकिन दूसरे पार्ट में तो नेगेटिव होना जरूरी है। ऐसा कभी थोड़ी बोलोगे जब तक आप मेहनत करोगे आप पास हो जाओगे, नहीं। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप फेल हो जाओगे या आप पास नहीं होंगे। तो याद रखना है कि अनलेस वाले सेंटेंस में हमेशा सेकंड वाला पार्ट नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, ओके। बट इफ वाले पार्ट में सेकंड वाला नेगेटिव रह भी सकता है, सेकंड वाला नेगेटिव नहीं भी रह सकता है, ऐसा भी ध्यान देना। अभी मैं आपको एक सेंटेंस और देके बताती हूँ जहां मैं आपको बोलूंगी कि आप चुनो, वहां पे अनलेस होगा या अनटिल होगा। ये आपको क्लोज टेस्ट में आता है। जैसे मैंने लिखा, अनलेस, या मैंने ऐसा लिखा, जब तक आप ईमानदार नहीं होगे ना आपको जॉब नहीं मिलेगी। और यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अनलेस लगाओ या इफ लगाओ। और फिर मैंने लिखा सेंटेंस का सेंस थोड़ा ध्यान रखना।
सेंटेंस देखना जरा, आराम से बताओ सर। पहला वाला देखो, दोनों कंडीशन ही बता रहा है। पहला वाला सेंटेंस देखना, थर्ड वाला थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया था, बस याद रखना है, ठीक है। अनलेस वाले सेंटेंस में पहला पार्ट में नॉट नहीं रहेगा, दूसरा पार्ट नेगेटिव रहेगा। और नेगेटिव मतलब समझ जाना, कभी कभी नेगेटिव बिना नॉट का भी आ जाता है, जैसे फेल होना नेगेटिव है। सेंटेंस देखो, यू आर ऑनेस्ट यू विल नॉट गेट द जॉब। जब तक कि आप ईमानदार नहीं हो ना, आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सेंटेंस देखो, अगर मैं इफ लगाती हूँ, इफ में देखो, इफ का मतलब है अगर, अगर आप ईमानदार हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं है। इफ वाले सेंटेंस में दोनों पार्ट, इफ वाले सेंटेंस में क्या होता है कि या तो दोनों पार्ट पॉजिटिव जाता है या तो दोनों नेगेटिव। आप देख रहे हो, आपका ईमानदार होना, आपका ईमानदार होना क्या है, पॉजिटिव, और यू विल नॉट गेट द जॉब नेगेटिव, ठीक है। तो इफ वाले सेंटेंस में हम दोनों यूज कर सकते हैं। इफ वाले सेंटेंस में या तो दोनों पॉजिटिव जाएगा या तो दोनों नेगेटिव जाएगा, ठीक है, या तो दोनों नेगेटिव जाएगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं जा रहा है, तो अब देख लो, अब देख लो, अनलेस होगा। ऐसा थोड़ी है कि अगर आप ईमानदार हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, यहाँ पे अनलेस, जब तक कि आप ईमानदार नहीं रहोगे, कंडीशन रखी जा रही है ना, जब तक आप ईमानदार नहीं रहोगे आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो अनलेस वाले सेंटेंस में एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, बट इफ में दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। अब देखो, हाँ ये तो सही है, अगर आप ईमानदार रहोगे तो आपको जॉब मिलेगी, ये पॉजिटिव है, और आपको जॉब मिलेगा, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव आ गया, तो हम इफ लगाएं। नेक्स्ट वाला आ जाओ, नेक्स्ट वाला थोड़ा सेंटेंस देखो, जब तक कि आप ईमानदार हो, यू विल नॉट बी बुलीड बाई एनीवन। जब तक कि आप ईमानदार हो कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है, ऐसा बोलो। हाँ, सेंटेंस देख लो, अनलेस, अनलेस यू आर ऑनेस्ट। थोड़ा सेंटेंस को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा, इफ यू आर ऑनेस्ट, अगर आप ऑनेस्ट हो। अरे कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा सेंटेंस को ध्यान से देखिए। थर्ड वाला ना, पहला तो इजी था, थर्ड वाला मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर आप ऑनेस्ट हो, यू विल नॉट बी बुलीड। थर्ड वाला देखो, सेकंड वाले में तो इफ आएगा, थर्ड वाले में बताना। थर्ड वाले में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, आप तो यही सोच रहे होगे कि मैम सेकंड पार्ट में नॉट लगा है तो अनलेस लगा देते। थोड़ा सा ध्यान से देखो, जब तक कि आप ऑनेस्ट नहीं रहोगे, ओके, जब तक कि आप ऑनेस्ट, थोड़ा सेंटेंस का ध्यान से देखना, जब तक कि आप ईमानदार नहीं रहोगे आपको किसी के द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। जब तक कि आप ईमानदार नहीं रहोगे, होना चाहिए था ना, जब तक कि आप ईमानदार रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं वाला सेंस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे इफ आना चाहिए। अगर, अगर आप ऑनेस्ट रहते हो ना तो आपको कोई भी परेशान नहीं करे, इफ आना चाहिए, इफ। थर्ड वाला मैंने कंफ्यूज करने के लिए डाला, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि मैम नॉट लगा है ना, सेंटेंस के दूसरे पार्ट में नॉट लगा है तो हमें तो अनलेस लगाना चाहिए ना। लेकिन कभी कभी इफ वाले पार्ट में भी तो नॉट लगेगा ना, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैम अनलेस, मैंने बोला था ना कि अनलेस में नॉट नहीं लगा है, फिर भी अनलेस वाला पार्ट नेगेटिव जाता है, ठीक है, कि जब तक कि आप ईमानदार नहीं रहोगे, ठीक है, तब तक आपको बुली नहीं किया जाएगा, ये भी नेगेटिव ही है। और मैंने आपको बताया है कि अनलेस वाले सेंटेंस में दोनों नेगेटिव थोड़ी जाए, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इफ होगा, इफ थर्ड वाले में इफ होगा। अगर आप ऑनेस्ट रहोगे कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। ये सब चीजें ध्यान रखनी है, ओके। इजी इजी एग्जांपल्स में तो आप कंफ्यूज नहीं होते। चलो इतना दूर क्लियर है, पहले मेरे को बताओ, इतना दूर क्लियर है
कि इफ भी कंडीशन बताता है और अनलेस भी कंडीशन बताता है। अब सेंटेंस का सेंस देख लेना, ठीक है, सेंटेंस का सेंस देख लेना। दोनों पॉजिटिव जा रहा है, दोनों नेगेटिव जा रहा है, तो इफ लगा देना, और अनलेस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ओके, थर्ड नंबर सेंटेंस को ना आप समझ नहीं पाए। थर्ड नंबर, जब तक कि आप ईमानदार नहीं रहोगे आपको कोई भी वैल्यू, इफ यू आर ऑनेस्ट, अगर आप ऑनेस्ट रहते हो ना तो कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। इफ आएगा, इफ सेंटेंस का सेंस देख लेना। ये हो गया। अब आपके दिमाग में हाँ एक चीज और, अब ये जो इफ है, ठीक है, इफ के साथ अनलेस की तरह इफ के साथ भी सिंपल प्रेजेंट लगाना। कैसे कैसे एरर आता है और कहाँ कहाँ फंसते हो। और अनलेस भी सिंपल प्रेजेंट लेता है। अनलेस और अनटिल से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स में एरर आ सकते हैं एक ही जगह पढ़ लेना है। अभी बताया था मैंने, अनलेस और अनटिल भी अपने साथ सिंपल प्रेजेंट लेता है और इफ भी लेता है। जैसे मैंने लिखा इफ यू विल कम, अगर आप आते हो तो मैं जाऊंगा, आई विल गो। और फिर लिखो अनलेस, अनलेस यू विल कम। थोड़ा सेंटेंस पे ध्यान दो, आई विल नॉट गो। ओके, और मैंने जो अपना नोट्स बनाया है एकदम रीसेंट पैटर्न ऑफ एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कैसे कैसे एरर्स आते हैं। ओके, एकदम आप खुद फील करोगे ना, जैसे बच्चे जब आके मुझसे मिलते हैं तो उनका कहना होता है कि मैम आपका नोट्स एकदम जिसे जैसा एग्जाम्स में जिस जिस टाइप का एरर्स आता है उस अकॉर्डिंग बनाया है। जैसा मुझे कोई सेंटेंस दिखता है, अगर ऐसा भी एरर आ रहा है तो उसका एक नोट्स में शामिल कर लेना। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस देखो, अगर आप आओगे तो मैं जाऊंगा, और यहाँ पे ना, यहाँ पे इसमें नॉट छुपा हुआ है। जब तक आप नहीं आओगे मैं जाऊंगा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इसीलिए मैं बोल रही थी कि अनलेस वाला सेंटेंस जो होता है ना उसमें नॉट छुपा होता है, तो यहाँ पे नॉट मत लगाना, दूसरे जगह नॉट रहेगा। तो ये दोनों सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है, दोनों सेंटेंस रॉन्ग है। जैसे अनलेस अपने साथ सिंपल प्रेजेंट लेता है ना, तो आप विल हटा देना, अनलेस यू कम। उसी तरह इफ के साथ भी सिंपल प्रेजेंट ही लगता है, तो इफ यू विल कम नहीं होगा, इफ यू कम आई विल गो, अनलेस यू कम आई विल नॉट गो। ठीक है, तो अनलेस की तरह इफ भी कंडीशन तो बताता है, दोनों कंडीशन बताता है, बट इफ में एक दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, अनलेस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और अनलेस और इफ की तरह ये भी सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। अब बच्चा कहाँ फंसा, क्लोज टेस्ट एक आया था, वहां पे ना इफ लगा हुआ था। ठीक है, इफ लगा हुआ था और ऑप्शन में क्लोज टेस्ट में विल दिया हुआ था, और बच्चे ने वही आंसर था बट बच्चे ने उसको रॉन्ग कर दिया, क्योंकि वो तो पढ़ के गए हैं कि मैम इफ के साथ तो विल नहीं आता है, इफ के साथ तो अनलेस की तरह प्रेजेंट टेंस आता है, फ्यूचर नहीं आता है। अब उसी पे हमें वर्क करना, उन्होंने उसी को छांट दिया और आंसर वही था। तो अब मुझे बताना है कि कब इफ के साथ विल आता है, कब नहीं आता है। देखो ये जो इफ है ये वाक्य में कंडीशन भी बताता है। जब ये कंडीशन बताएगा ना तो इफ के साथ विल हटा देना। बट कभी कभी हम ये जो इफ है किसके लिए यूज करते हैं, जब भी आपके मन में डाउट हो, आई डोंट नो इफ ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता है कि इफ ही विल कम और नॉट नहीं लगाना, आई डोंट नो इफ ही विल कम, मेरे को नहीं पता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। तो जब भी आपके मन में कोई डाउट वगैरह हो तो वहां पे इफ को एज अ कंजंक्शन डाउट बताने के लिए यूज किया गया है, तो हम वहां पे विल लगा देंगे। इफ के साथ विल इसी कंडीशन पे नहीं लगेगा ना जब इफ कंडीशन बता रहा है। सेंटेंस देखना, इफ ही विल कम आई विल गो। फिर मैंने लिखा आई डोंट नो, थोड़ा इसको सेंटेंस में ज्यादा टाइम देना है, आई डोंट नो इफ ही विल कम। अब ये रट के नहीं चले जाना है ना कि मैम इफ के साथ तो विल का यूज नहीं होता है। बिल्कुल, इफ के साथ विल का यूज तभी नहीं होगा जब वाक्य में इफ कंडीशन बता रहा है। जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगी ना तब आपको बताऊंगी कि एक कंडीशनल सेंटेंस में दो विल नहीं आता है। तो यहाँ का इफ तो कंडीशन बता रहा है ना, मैं तभी जाऊंगी ऑन द कंडीशन जब वो आएगा। तो यहाँ का इफ कंडीशन बता रहा है, उसके साथ विल हटा देना, इफ ही कम्स हो जाए। लेकिन यहाँ इफ के साथ विल आया है और ये सही भी है। ओके, आई डोंट नो इफ विल कम, तो यहाँ का इफ कंडीशन नहीं बता रहा,
आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ का इफ डाउट बता रहा है, और जब इफ डाउट कोई भी चीज अनिश्चित हो, डाउट हो रहा है, वहां विल लगा देना। तो जो क्लोज टेस्ट आया था ना, वहां पे डाउट का सेंस था, तो वहां पे विल लगाया जा सकता था, बट बच्चों ने वहीं पे काट दिया। कंडीशन है तो मत लगाना। ओके, तो इफ दो चीज बता सकता है। एक चीज आपने और आपको एक डिफरेंस मिल गया, अनलेस तो कंडीशन बताता है, बट इफ कंडीशन और डाउट दोनों बताता है। ये सब करवाने के बाद मैं एक बार आपका रिवीजन करवा दूंगी, जो भी थोड़ा बहुत डाउट है क्लियर हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का है। ये वाला मैं उस दिन इसलिए लास्ट कल मैंने नहीं पढ़ाया था, टाइम हो गया था और मुझे लग रहा था कि इसको डिटेल में पढ़ाना है। कंजंक्शन का ये पार्ट है जहां से एरर्स भर भर के आएगा। ओके, इफ डाउट बताता है। तो अभी तक आपने क्या देखा, इफ और अनलेस में देख लिया आपने कि ये अनलेस कंडीशन बताता है, ठीक है, और इफ जो है ये कंडीशन तो बताता ही है। इफ जो है कंडीशन बताता है, और कंडीशन के अलावा कोई बात में डाउट वगैरह है तो उसके लिए भी हम इफ का यूज करते हैं, और जहां डाउट है वहां पे विल लगा देना इफ के साथ, और जहां कंडीशन का सेंस आए वहां पे विल मत लगाना। ठीक है, ये भी हो गया। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि मैम डाउट बताने के लिए, ठीक है, हम इफ तो वैसे कंडीशन भी बताता है, लेकिन हम यहाँ पे इफ को एज अ डाउट बताने के सेंस में यूज करेंगे। तो डाउट बताने के लिए हम इफ का तो यूज करते हैं, लेकिन डाउट बताने के लिए हम एक और कंजंक्शन का यूज करते हैं। किसका? वेदर का। ये वाला वेदर मत लिख के आ जाना, ये मौसम वाला बहुत सारे बच्चे रॉन्ग लिखते हैं। ठीक है, ये वाला वेदर लिख देते हैं, ये मौसम वाला वेदर है, ये नाउन होता है, हम कंजंक्शन लिखेंगे WHE, तो ये भी डाउट बताता है, ये भी डाउट बताता है, दोनों डाउट बताता है। बट दोनों आ गया तो ऑप्शन कैसे करना है बता रही हूँ। जैसे लिखा मैंने, आई डोंट नो, आई डोंट नो इफ ही विल कम, तो यहाँ इफ के साथ विल लगा देना, क्योंकि यहाँ का इफ कंडीशन नहीं बता रहा, डाउट बता रहा है। फिर मैंने लिखा आई डोंट नो वेदर ही विल कम, दोनों करेक्ट, मेरे को नहीं पता है आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, आई डोंट नो इफ से भी हम डाउट बताते हैं, इफ से भी हम डाउट बता रहे हैं, और वेदर से भी डाउट बता रहे हैं, डाउट बता रहे हैं, दोनों करेक्ट है। ठीक है, दोनों करेक्ट। अब कुछ बच्चे के दिमाग में ये भी बैठा होगा कि मैम हमने तो पढ़ा है कि वेदर के साथ और वर्ड आता है, और नॉट। ठीक है, वेदर के साथ और नॉट वर्ड आता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं और नॉट लगा भी दिया, अगर मैंने और नॉट लगा भी दिया, जैसे ऐसा लिखा मैंने, इसका रिफिल चेंज करना होगा, आई डोंट नो, आई डोंट नो वेदर, इफ के साथ और नॉट नहीं लगाते, आई डोंट नो वेदर ही विल कम, ये भी सही है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वेदर के साथ हमेशा और नॉट लगाते ही हैं, नहीं भी लगाया है वो भी करेक्ट है। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, देखो दोनों सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, बोथ द सेंटेंसेस करेक्ट है। आई डोंट नो वेदर ही विल कम, ये भी सही है, और आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, ये भी सही है। ऐसा नहीं है ना कि अगर और नॉट नहीं लगा है तो वो सेंटेंस रॉन्ग है, नहीं भी लगा है फिर भी वो कोई एरर नहीं है, और लगा भी दिया है फिर भी कोई एरर नहीं। ओके, तो कभी कभी वेदर बगैर और नॉट का भी आ सकता है, और नॉट लगा के भी आ सकता है, लेकिन ये आपको कंजंक्शन वगैरह में जब आप एक्टिव नरेशन बनाओगे ना, जहाँ कंजंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में ऐसा भी आ सकता है, आई डोंट नो इफ ही विल कम, और आई डोंट नो वेदर ही विल कम, दोनों सही है। लेकिन अगर ऐसा आ गया आई डोंट नो इफ या वेदर ही विल, अगर मैं यहां तक लिखती ना तो दोनों सही होता, दोनों डाउट बता रहा है, दोनों करेक्ट है, ये भी लगा सकते हो ये भी लगा सकते हो। लेकिन अगर मैं और नॉट लगा देती,
और अब आपके दिमाग में आएगा तो दोनों तो डाउट ही बताता है, लेकिन जब और नॉट लग गया ना, तब हमारी, अगर और नॉट नहीं लगा है दोनों लगा सकते हो, लेकिन और नॉट नहीं लगा है दोनों लग जाएगा, लेकिन अगर और नॉट आ गया ना तब हम वहां पे वेदर का यूज करेंगे, क्योंकि इफ के साथ और नॉट का यूज नहीं होता है। ठीक है, इफ के साथ और नॉट का यूज नहीं होता है, हम वेदर के साथ और नॉट का यूज करते हैं, बट कभी कभी नहीं भी किया है तो वो भी सही है, कर भी दिया है वो भी सही है, बट इफ के साथ नहीं लगता, तो उस केस में ना यहाँ पे हमें वेदर ही चुनना होगा, वेदर चुनना होगा। ओके, आज मुझे लग रहा है आप लोगों का दिमाग खर्च करवाया है मैंने, अभी बहुत सारी चीजें हैं इससे रिलेटेड। लिखिए, जैसे लिस्ट के साथ शुड लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, इफ के साथ कभी और नहीं लगता है, बट वेदर के साथ लगता है। ओके, ये भी हो गया। अब एक और चीज, इसको फटाफट खत्म कर लेना। मेरी कोशिश होती है मैं एक बार रिवीजन करवा दूंगी कि क्लास में ही आधा से अधिक चीज आपको याद हो जाए। अब आपके दिमाग में क्लोज टेस्ट में मैंने देखा है कि कभी कभी ना ऑप्शन में आगे जाके और लगा होता है, ठीक है, और ऑप्शन में और नॉट लगा है या और ही लगा है, ठीक है, और लगा हुआ है और नॉट आगे जाके ऐसा लगा है, और वहां पे ऑप्शन में ईदर भी है और ऑप्शन में वेदर भी रहता है क्लोज टेस्ट वगैरह में। ओके, क्लोज टेस्ट वगैरह में इधर भी रहता है और नॉट नहीं भी लगा है, अगर सपोज और लगा है और आगे जाके कुछ और लिखा हुआ है, तो आपको लगेगा कि इधर के साथ भी तो और का यूज होता है, इधर के साथ भी और का यूज करते हैं और वेदर के साथ भी और का यूज करते हैं। ठीक है, और तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हम इधर और कब यूज करते हैं? जब दो में से किसी एक चीज को चूज करते हैं। ठीक है, इधर और, जैसे इधर राम और श्याम, इधर के साथ भी हम और लगाते हैं, आंख बंद करके, ऐसा नहीं है कि और आ गया तो इधर लगा दो या और आ गया तो वेदर लगा दो। ओके, जब हम चूज करते हैं दो लोगों के बीच में, या तो राम या तो श्याम, और वेदर के साथ हम और तब लगाते हैं ना जब बात में डाउट है। ठीक है, वेदर और नॉट, पूरा नहीं लिख रही हूं, वेदर और नॉट ही विल कम, आएगा कि नहीं आएगा, जैसे ऐसा लिख दे रही हूँ, जैसे आई डोंट नो whether he will come or not। तो जहां भी और लगाओ तो वहां वेदर तब लगाना जब डाउट है, और जहां और लगाना है वहां इधर तब लगाना जब वहां पे कोई डाउट नहीं हो। ओके, तो दोनों के साथ और लगता है, ये सब मैंने देखा है वो क्लोज टेस्ट में, हमें दो में से एक चुनना रहता है। कभी कभी एक दो जगह पे ऐसा भी देखा है, वेदर के साथ ना ऐसा भी लगा दिया, वेदर और नॉर भी लगा दिया, ऐसा ऐसा कुछ कुछ करके लगा दिया। वेदर के साथ नॉर नहीं लगता, वेदर के साथ हमेशा जो और लगा ना उसके बाद नॉट लगाना, नॉर मत लगाना, नॉट ही लगे, वेदर और नॉट। ओके, ये हो गया, आगे बढ़े।
ओके, ये भी हो गया। अब आपके दिमाग में एक और एरर आएगा, ठीक है, ये एक और दिमाग में एरर आएगा आपको। हाँ, अभी मैंने आपको बताया इफ तो कंडीशन भी बताता है, बट यहाँ पे इफ डाउट बताता है, ठीक है, और वेदर भी डाउट बताता है, कंडीशन भी बताता है इफ, वेदर तो हमेशा डाउट ही बताता है। डाउट के सेंस में हम कभी कभी डैट कंजंक्शन का भी यूज करते हैं। डैट का मतलब है कि हम डैट कब यूज करते हैं, जब हम श्योर हो, ठीक है। डैट कंजंक्शन ना इन दोनों का जस्ट उल्टा है। डैट कंजंक्शन उल्टा है, सर्टेनिटी के लिए, किसी चीज के लिए हम श्योर है तो उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे लिखा मैंने, आई नो दैट ही विल नॉट कम। मेरे को पता है कि वो नहीं आएगा, मेरे को पता, आई नो, मेरे को पता है कि वो नहीं आएगा, इसका मतलब है मैं श्योर हूं, तो यहाँ पे दैट लगाएं। और अगर मैंने लिखा आई डोंट नो इफ ही विल कम, ये तो सही है, इफ भी लगा दो, वेदर भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और नॉट नहीं लगाया तो दोनों लगा सकते हैं। आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता है आएगा कि नहीं आएगा, तो आपको नहीं पता है, आप अनश्योर हो, किसी चीज के लिए अनश्योर हो, आपके मन में डाउट है, तो इफ और वेदर दोनों लगा सकते हो, ठीक है, इफ और वेदर दोनों लगा सकते हो। बट दैट तो हम उसी लिए लगाते हैं ना जिस चीज के लिए श्योरिटी है, जिसके लिए। अब इससे कैसे क्वेश्चंस आएगा मैं बता रही हूँ। आज पूरा हमें मतलब लेस्ट के बाद आधा से अधिक टाइम इसी में लग गया, क्योंकि ये मैं चाहती हूँ कि क्लोज टेस्ट में आए कंजंक्शन। क्लोज टेस्ट में एक ऑप्शन ना कंजंक्शन वाला जरूर आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन कंजंक्शन वाला रहेगा जिसमें 4 कंजंक्शन रहेगा, आपको देखना है। कंजंक्शन अगर विरोधाभास जा रहा है तो वहां पे तो वो सब, ये सब नहीं लगा सकते हो। जहाँ कंडीशन बता रहा है इफ लगाना, और आपको लगेगा अरे कंडीशन बता रहा, वहां भी तो अनलेस भी तो दिया है, तो वो सब थोड़ा देख लेना, ओके। ये हो गया। अब आपके दिमाग में श्योरिटी के लिए दैट लगाते हैं, और जब आप श्योर नहीं है, आपके मन में डाउट है, तो आप इफ या वेदर का यूज करते हैं। ये भी हो गया। अब एक और क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा बताना है, ये मैं आपको ना उसमें भी पढ़ाऊंगी, एडजेक्टिव चैप्टर में भी पढ़ाऊंगी, आर्टिकल में भी पढ़ाऊंगी। एक वर्ड आता है लिटिल, थोड़ा थोड़ा जिसकी जिसकी जैसे जैसे जो जरूरत है बता दे रही हूँ। लिटिल, ठीक है, और मैंने लिखा फ्यू। लिटिल मतलब थोड़ा, और फ्यू का मतलब भी थोड़ा। लिटिल जिसको नहीं गिन सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग फिर से सब्जेक्ट वर्ब में भी पढ़ेंगे, बट सब्जेक्ट वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब वाला एग्जाम्पल करेंगे, और यहाँ पे कंजंक्शन वाला करेंगे। फ्यू मतलब काउंटेबल, जैसे स्टूडेंट्स को आप गिन सकते हो, तो आप लिटिल स्टूडेंट्स नहीं बोलोगे, फ्यू स्टूडेंट्स बोलोगे, ठीक है। एक वर्ड होता है लिटिल, और एक वर्ड है अ लिटिल, आर्टिकल लग गया, अ लिटिल या अ फ्यू। तीसरा वर्ड है द लिटिल, इसको हम लोग क्वेश्चन टैग में भी फिर से पढ़ेंगे, बट क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन टैग वाला एग्जाम्पल, आर्टिकल में आर्टिकल वाला एग्जाम्पल, और यहाँ पे थोड़ा कंजंक्शन से कैसे कैसे रिलेट करके इसको पढ़ोगे। लिटिल, लिटिल का मतलब होता, एक तो लिटिल का मतलब छोटा भी होता है, बट मात्रा के सेंस में लिटिल का मतलब होता है क्वांटिटी के सेंस में थोड़ा। और ये जो लिटिल और फ्यू है ना, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। लिटिल और फ्यू का मतलब होता है ना नेग्लिजिबल, इतना कम कि उसको ना ही मान लो, ठीक है। नेग्लिजिबल का मतलब क्या है, मोर और लेस नथिंग, मोर और लेस नथिंग मतलब, मोर और लेस नथिंग मतलब वो इतना कम है कि उसको ना ही मान लो, ना के बराबर, ठीक है। यहाँ पे ना के बराबर, ना के बराबर है, तो ये लिटिल और फ्यू कैसा वर्ड है, ये लिटिल और फ्यू ना के बराबर है, ये नेगेटिव वर्ड, ठीक है, नेगेटिव वर्ड है। और है अ लिटिल और अ फ्यू। अ लिटिल और अ फ्यू का मतलब होता है एटलीस्ट समथिंग, एटलीस्ट समथिंग का मतलब होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ तो ना के बराबर है, और यहाँ तो थोड़ा बहुत लिख लो, थोड़ा बहुत है, तो ये कैसा वर्ड है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और द फ्यू, जब भी ये पॉजिटिव, जब भी आर्टिकल लग जाता है ना, तो ये भी पॉजिटिव ही हो गया। आर्टिकल नहीं लगता है तो नेगेटिव होता है, आर्टिकल लग गया तो पॉजिटिव। और द लिटिल और द फ्यू का मतलब ये रिमेनिंग, जो थोड़ा भी बचा है उसमें से सारा,
रिमेनिंग या लेफ्ट। रिमेनिंग मतलब जो शेष बचा है उसमें से सारा, जो थोड़ा भी बचा है उसमें से सारा, जो कुछ भी बचा है उसमें से सारा। तो ये पहले लिखिए, उसके बाद क्वेश्चंस दे रही। ठीक है, हाँ। अब ये मैंने, ये नेगेटिव है ना के बराबर, और ये पॉजिटिव है, नीचे वाला भी पॉजिटिव, ये लिख लिया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस है, एक दो क्वेश्चन आया है। हाँ, ये तो चलो ठीक है, ये वाला आप उतारोगे। ठीक है, ये वाला तो खैर आपने उतार लिया। आई डोंट नो, आपको नहीं पता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ तो दोनों सही है। आई डोंट नो, यहाँ पे ये मत उतारना, और नॉट लग गया है तो ये आपने उतार लिया। ठीक है, और ये भी आपने उतारा हुआ है। आई नो, मुझे पता है कि वो नहीं आएगा, इसका मतलब है कि आप श्योर हो। श्योरिटी के लिए तो डैट लगाते हैं, और डाउट है मन में तो डाउट के लिए तो हम इफ भी लगाते हैं, वेदर भी लगाते हैं, और आगे जाके और नॉट लगा है ना तो वेदर ही लगाना। ये सब आप कॉपी कर चुके हो। अब नीचे वाला सेंटेंस देखो। अब आपके दिमाग में क्या आएगा? आई हैव फ्यू डाउट्स। अब आपके दिमाग में आएगा मेरे पास कुछ डाउट है। तो मेरे पास डाउट है तो आप क्या करोगे ना, मेरे पास डाउट है, ओके, डाउट है तो आप लगा दोगे वेदर। ठीक है, यहाँ भी आपके पास डाउट है तो आप वेदर लगा दोगे। ठीक है, क्योंकि डाउट है तो वेदर लगाओगे ना। डैट तो श्योरिटी के लिए लगाते हैं, बट ये वाला गलत है, ये वाला सही है। अब आपके दिमाग में आएगा मैम क्यों सही है, डाउट वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो लिखा है फ्यू डाउट्स, फ्यू डाउट्स। आप डाउट देख के ना, यहाँ पे डाउट देख के आपको वेदर लगाने का मन करेगा, क्योंकि हम वेदर तो डाउट के लिए ही लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो फ्यू डाउट्स, और नीचे वाले सेंटेंस में लिखा है अ फ्यू डाउट्स। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो? फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। मेरे पास ना के बराबर डाउट्स है, मेरे पास ना के बराबर डाउट्स है, इसका मतलब है कि मैं श्योर हूं। ठीक है, ना के बराबर डाउट्स मतलब श्योर, और अ फ्यू मतलब थोड़ा बहुत डाउट तो है। यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ, यहाँ पे मेरे पास थोड़ा बहुत डाउट है, और थोड़ा बहुत डाउट है तो मैं वेदर लगाऊंगी। और फ्यू डाउट्स मतलब ना के बराबर डाउट्स है, इसका मतलब है मैं श्योर, श्योर हूँ, श्योर। ओके, तो भाई आज जितना भी पढ़ा है सब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाते समय रिवाइज कर लेना। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा। आपका कोई ऐसा एरर जो फिलअप्स में आ गया, कोई ऐसा एरर जो टेंस सॉरी क्लोज टेस्ट में आ गया जो कंजंक्शन बेस्ड हो, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जिसको एकदम गहराई में जाके बहुत अच्छे से पढ़ाना पड़ता है। अब नाउन में क्या गहराई में जाओगे, नाउन और आर्टिकल ये सब टॉपिक्स में ना, मेरे को तो सबसे ये कम इम्पोर्टेंट चैप्टर नाउन ही लगता है। रटा रटाया रूल्स कर लेना है। आर्टिकल तो थोड़ा टफ भी है, तो ये, हाँ, यहाँ पे फ्यू डाउट्स में ना के बराबर डाउट्स है, मतलब मैं श्योर हूँ, बट यहाँ तो थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है। तो ये भी आपका हो गया। एक दो चीज ना, टाइम हो गया, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे इसको। ठीक है, बस याद रखना है ना, यहाँ से करेंगे, यहाँ से कल कर लेंगे। इन केस, और भी मेरे को सेंटेंस लिखना है, ये तीनों लिख सकते हो, इसमें मैं और भी जोड़ूंगी, 4, 5, 6 जोड़ूंगी। बस याद रखना, याद दिलाना कि मैम आपको और भी जोड़ना है। बस ये 3 कॉपी करो पहले, या 2 कॉपी करो। ओके, 2 कॉपी कर लो। इन केस, इन केस का मतलब होता है अगर, और इफ का मतलब भी होता है अगर। अगर बारिश होती है ना तो मैं अम्ब्रेला लूंगी, और दोनों का मतलब सेम है, तो ये सुपरफ्लुअस हो गया। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अनावश्यक। जब दोनों का मतलब एक ही है, इन केस भी कंडीशन बताता है, इफ भी कंडीशन बताता है, दोनों को लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों में से कोई एक हटा दीजिए, कोई एक हटाइए। इन केस इट रेन्स भी रख सकते हैं, या इन केस हटा के इफ इट रेन्स भी रख लो।
उसी तरह सपोजिंग, सपोजिंग का मतलब होता है मान लिया कि, यदि, इफ का मतलब भी यही है, तो कोई एक हटा दो, या तो आप सपोजिंग रख सकते हो, सपोजिंग ही इज लेट, अगर वो लेट होता है तो मैं काम को करूंगा। अब यहाँ भी इफ लेट होता है, दोनों में से कोई एक लगा देना है। अब अपना यहाँ वाला इससे रिलेटेड मैं एक सेंटेंस तो लिख ही दे रही हूँ, बस याद रखना कि मैम अभी आपने पूरा नहीं करवाया है। When he comes, then I will go, ये जब तब ना हिंदी में चलता है। ओके, इफ अगर वो आता है तब मैं जाऊंगा, या जब वो आता है, ठीक है, जब वो आता है तब मैं जाऊंगा, तो इफ के साथ भी देन वर्ड का यूज नहीं होता है। हाँ, लिखने में कर देते हैं हम लोग, बट गलत है। इफ के साथ देन कंजंक्शन का यूज नहीं होगा। जब कोई कंजंक्शन हटेगा तो कॉमा लगा दो। इफ के साथ देन नहीं यूज होता है, उसी तरह जब तब हिंदी में होता है, इंग्लिश में नहीं होता। व्हेन के साथ भी देन मत लगा, कॉमा लगा दो, देन हटा के कॉमा लगा देना है ना, ठीक है। तो अभी और भी करना है, ठीक है, एक और भी करना है, एज और सो वाला करना है। बस याद दिलाना कि मैम अभी आपने कंप्लीट नहीं किया है। ओके, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं एक बार। हाँ, एक बार आप आज जो मैंने पूरा पढ़ाया है ना, काइंडली एक बार रिवीजन करिएगा, ठीक है। अनटिल अनलेस से शुरू किया था मैंने, लेस्ट वाला में कोई दिक्कत नहीं था, अनटिल अनलेस से शुरू किया था। अनटिल कंजंक्शन भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है, अनलेस हमेशा कंडीशन होता है, अनटिल टाइम बताता है, अनलेस कंडीशन बताता है, अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव होता है, उसके साथ नॉट मत करना। अनटिल और अनलेस के साथ नॉट मत लगाना, बट सेंटेंस के दूसरे पार्ट में नॉट रहेगा। अनटिल और अनलेस के साथ विल मत लगाना, बट सेंटेंस के दूसरे पार्ट में विल रहेगा। इफ वाला सेंटेंस दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, और अनलेस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फिर क्या बताया था, इफ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस, इफ कंडीशन बताता है और अनलेस भी तो कंडीशन बताता है। इफ के साथ नॉट यूज हो सकता है, अनलेस के साथ नॉट यूज मत लगाना, और इफ कंडीशन के अलावा डाउट और वो सब भी कर सकते हैं। हाँ मैम, हम बस रहने दो, भूख लगी है। अच्छा, मैं सिमरन को कंफ्यूजन है, ऑनेस्ट वाला सेंटेंस में डाउट है। वो वाला सेंटेंस मैंने ऐसा दिया था ना कि अभी तक बच्चों के मन में रीजनिंग टाइप वाला सेंटेंस है, याद दिलाना सिमरन। जैसे मैं कल आती हूँ ना मैम, एक बार ऑनेस्ट वाला सेंटेंस बताइएगा। जब तक कि आप ईमानदार नहीं रहते हो, सब लोग आपको परेशान करेंगे। ये मैं कर दूंगी। समुद्र मंथन करने के बाद दुनिया का कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। समुद्र मंथन अच्छा से कर लीजिए, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, समुद्र, वेरी गुड। रोशन झा को मैंने अपनी तरफ से भर भर के आशीर्वाद दे दिया, मैम समुद्र मंथन करने जा रहा हूँ, वेरी गुड। खुश कर दिया कि भाई समुद्र मंथन बैच भी बच्चे कर रहे हैं।